हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट है 17 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज सीज द डील। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आरसीईपी से रिलेटेड, क्योंकि फाइनली आरसीईपी को साइन कर लिया गया है बट इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है अभी करंटली। बट इंडिया के लिए अभी भी डोर्स ओपन है, इंडिया कभी भी ज्वाइन कर सकता है। जानेंगे अभी भी क्या अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बाकी है। वॉर अगेंस्ट वायरस, ये अच्छा आर्टिकल है। हर्ड इम्यूनिटी से लेकर के आप देखोगे इसमें कम्युनिटेरियनिज्म के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से बिना वैक्सीन आए बिना इस वायरस को टैकल किया जा सकता है। पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल आप केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली में छठवां आप कह सकते हो आउटब्रेक देखा गया है, 6th आउटब्रेक देखा गया है दिल्ली में कोविड-19 केसेस का। तो ये आप आर्टिकल खुद से ज़रूर पढ़ लेना, हीड एवरी वार्निंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, एकदम ग्राउंड रियलिटी है, बट केस स्टडी में आपके काम आ सकती है एथिक्स पेपर 4 में। ठीक है, ये रेनेसेंस मैन ये काम का नहीं है, डायरेक्टर्स एक्टर ये भी काम का नहीं है। तो इस पेज से हमारे दो आर्टिकल्स हो गए, सीज द डील और वॉर अगेंस्ट वायरस। और फिर आइडिया पेज से हम देखेंगे पाकिस्तान बाइडन होप। जो बाइडन के अभी इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, शपथ अब लेंगे तब जाके वो प्रेसिडेंट बोलना उनको शुरू कर देंगे। तो देखेंगे पाकिस्तान का क्या एंगल है। तो इसमें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, यूएस, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या करंट सिनेरियो है जानेंगे। ठीक है, लिसन द सुप्रीम कोर्ट, अर्नब गोस्वामी का केस लेकर के अभी पूरी डिटेल बताई जा रही है। आप एक बार देख लेना क्या केस है, किस वजह से अर्नब गोस्वामी का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, किस तरीके से प्रायोरिटी दी गई है। तो उस पर्टिकुलर केस को लेकर के ज़्यादा बताए। हाँ, ये हो सकता है कि जुडिशरी के फंक्शनिंग में ये आर्टिकल आपके काम आ जाए, तो आप रीड ज़रूर कर लेना। फिलहाल हम 3 आर्टिकल से आज डिस्कस करेंगे। बियॉन्ड द विक्टर्स, ये आर्टिकल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल काम का नहीं है। तो फिलहाल 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीज द डील। देखो, ग्लोबलाइजेशन अपनी खुद की चमक खोता चला जा रहा है और उस टाइम पे आप देखोगे तो वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज, सब इनवर्ड लुकिंग के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तब जाके 15 कंट्रीज साथ में आए और उन्होंने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी उसको साइन कर लिया जब ऑनलाइन आसियान समिट चल रहा था, जिसको होस्ट किया जा रहा था वियतनाम के द्वारा। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई में, कैपिटल नहीं, वियतनाम की सिटी में, हनोई में। ठीक है, ये आता रहता है न्यूज़ में हनोई नाम, तो आप ध्यान रखना इसका। इसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया आप देखोगे कि नेगोशिएशंस में तो पिछले 9 सालों से ऑक्यूपाइड था, पार्टी था, बट नवंबर 2019 में इंडिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया, ये कह के कि भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आरसीईपी में इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स हैं। दूसरी तरफ देखोगे तो लोअरिंग कस्टम ड्यूटी करने की वजह से इंडिया की खुद की लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के लिए साबित हो सकता है अगर आरसीईपी को इंडिया ज्वाइन करके रखता है। तो अगर इंडिया बाहर रहता है और लगातार बाहर बना रहता है तो आप देखोगे इस ट्रेड ब्लॉक की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें इंडिया खुद भी परफॉर्म करता और कुछ और एडिशनल चीज़ें इंडिया को मिलती, उसको कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेड सा फेस करना पड़ेगा। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट डेटा आप नोट डाउन कर लो कि आरसीईपी ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 30% हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरी तरफ ग्लोबल पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2.2 बिलियन लोग यहीं पर रहते हैं। तो ये डेटा बहुत काम का है, आप याद नोट डाउन कर लो। अब बात आती है कि 2 यहाँ पर रीजन्स दे दिए गए, एक तो इकोनॉमिक, एक स्ट्रेटेजिक रीजन। तो आरसीईपी के लिए अगर हम लगातार डोर्स बंद करके रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इन 2 रीजन्स की वजह से ही बंद रहेंगे, बाकी नहीं। तो पहला रीज़न यहाँ पे पिक कर रहे हैं आर्टिकल में कि इकोनॉमिक रीज़न सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, इंडिया का जो डिसीजन है उसका इन्फ्लुएंस ये है, उसकी वजह क्या है कि बोले चाइना जो है वो डोमिनेटिंग कंट्री रहेगा आरसीईपी में, जो कि एक ट्रेड ब्लॉक है। क्योंकि न्यू दिल्ली जो है उसने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं लगभग सभी आसियान कंट्रीज़ के साथ में।
साउथ कोरिया के साथ में एक सेपरेट डील है, जापान के साथ सेपरेट डील है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, और न्यूजीलैंड के साथ में भी डिस्कशन चल रहे हैं। कहने का मतलब लगभग केवल चाइना को छोड़ कर के ट्रेड डील्स ऑलरेडी है इंडिया की। जबकि ट्रेड डेटा को हम देखें तो इंडिया का डेफिसिट है चाइना से। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि आपने ट्रेड डील तो सबसे कर रखी है, जबकि चाइना के साथ में आपका कोई क्लियर एक ट्रेड डील भी साइन नहीं है। उसके बावजूद चाइना जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, डेटा के हिसाब से हमारे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देखा जाता है। जबकि अगर इस डेटा को ऑल ओवर कंपेयर किया जाए तो आसियान के जितने मतलब RCEP के जितने रिमेनिंग मेंबर्स हैं ना चाइना को छोड़ के, उन सभी की कंबाइन अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा तो चाइना के साथ में इंडिया का ट्रेड होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ट्रेड डील को अगर ब्लेम करें तो वो तो कहीं ना कहीं अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि चाइना के साथ में तो आप बिना किसी ट्रेड एग्रीमेंट के इतना कुछ एंगेजमेंट रखते हो। दूसरा, अगर इससे आगे देखें, ट्रेड डेफिसिट हमेशा बुरा भी नहीं होता है, कम से कम कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर सस्ते आते हैं तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बनता है, उनके लिए तो वो यूज़फुल होता है, उनके लिए तो बेनिफिट वाले होते हैं। तो इसलिए हमेशा ट्रेड डेफिसिट गलत नहीं होता। दूसरा, इंपोर्ट अगर हम चीप इंटरमीडिएट गुड्स का करते हैं तो देखो फाइनल प्रोडक्ट भी है वो भी सस्ते बनेंगे, तो इंटरनेशनल या ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और सस्ते प्रोडक्ट अवेल करा पाएगा, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का अपर हैंड बना रहेगा। हाँ, एक चीज़ ठीक है कि ये जो फियर है ये पता नहीं किस बेसिस पे चल रहा है। वैसे तो ऑलरेडी इसके बारे में जब इंडिया ने विड्रॉ किया था RCEP नेगोशिएशन से तो ये चीज़ आ गई थी बिल्कुल क्लियर कि डेयरी सेक्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना से आ जाएगा, तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो पहले की बात है। फिलहाल हम आर्टिकल के हिसाब से देखें तो देखो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के हिसाब से देखें तो वो अपने आप में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे कि वो जब भी ट्रांजिशन पीरियड में चलते हैं। देखो जैसे 1991 में हमारे यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए थे, LPG रिफॉर्म्स, तो आपने क्या किया था, टैरिफ्स को बहुत कम कर दिया था, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गया और बहुत सारा आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी शुरू हो गया था, एडवांसमेंट आना शुरू हो गया था। तो उस चीज़ को ध्यान में हमें रखने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली ट्रेड का फ़ायदा क्या होता है, और जो कंपनी इन ट्रेड स्टैंडर्ड से या फिर टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड से इस कंपटीशन के माहौल में अगर नहीं सेट करती है या अपने आप को या फिर नहीं परफॉर्म कर पाती है तो ऐसी रिस्क में फिर वो फॉल कर जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखें कि आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को हमने फेवरेबल बनाया, ठीक है, फेवरेबल एक्सचेंज रेट को बनाने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखोगे इंडस्ट्री भी उसी के हिसाब से आज परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। आप देखोगे 1990 से पहले जो इंडिया में कारें चला करती थी उन कारों में 2 या 3 मॉडल्स आपको दिखाई देंगे, जैसे एम्बेसडर हो गई, मारुति का जो 800 का भी अभी तो खैर ऑल्टो 800 आ गई, मारुति 800 आया करती थी, एक फिएट आया करती थी। फिएट की जो अमिताभ की मूवीज़ में आपने देखा होगा, हाथ में हैंड स्टेयरिंग के पास में ही गियर आता है वहाँ पर, तो उस तरीके के मॉडल चला करते थे। तो धीरे धीरे फिर क्या किया हमने, हमारी इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरल किया, तो देखा कि वाकई में ग्लोबल क्वालिटी के प्रोडक्ट आने लग गए और ग्लोबल प्राइसिंग को भी कम्पीट करने वाले प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होने लग गए। तो आप देखोगे हमारे पिछले 2 दशकों के एक्सपीरियंस में हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है कि कितना फ़ायदा होता है। और आज अगर इंडिया $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के उभरी है तो उसके पीछे इंडिया की LPG पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखें ग्लोबल ट्रेड हो, FDI इनफ्लो की बात करो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करो, या फिर लोगों की इनकम लेवल की इंक्रीज या राइजिंग की बात करो, तो वो सारा का सारा हमारे 1991 से पहले नहीं था इतना ज़्यादा जो आज है। तो इस तरीके से हम ब्लेम नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर ट्रेड डील को। ठीक है, ये थोड़ा सा RCEP से बाहर निकले हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके पास में। ठीक है, 100% नहीं होता है कोई भी आर्टिकल राइट, ध्यान रखना आप। ठीक है, हमें तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की आदत डालनी चाहिए कि हाँ प्लस है माइनस है, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, बैलेंस्ड ओपिनियन हमारा डेवलप होना चाहिए। सेकंड सेगमेंट इज स्ट्रेटेजिकली। इंडिया को देखें तो चाइना हमेशा से, अभी से पिछले कुछ टाइम में अपनी एग्रेशन को लगातार बनाए रख रहा है।
तो एग्रेशन में भी एक तो लद्दाख वाले रीजन में भी लगातार दिखा रहा है, तो साउथ ईस्ट चाइना में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर मतलब साउथ ईस्ट चाइना सी, जो साउथ चाइना सी है उधर की बात करें, वहाँ पर भी तो मरीन चैलेंजेस भी है, तो चाइना का एग्रेशन भी लगातार आप देख रहे हो बॉर्डर्स के अलावा। तो अलायंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनमें आरसीईपी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। इसके अलावा जो इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फॉरम्स हैं जैसे कि क्वाड हो गया, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान इंक्लूडिंग इंडिया, ये बीजिंग की डोमिनेंस को साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर सकता है, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अगर कुछ अपनी दादागिरी चलाए तो वहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया। इसके अलावा हम देखते हैं चाइना के साथ में बहुत सारे डिफरेंसेस चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके भी, बट उन्होंने फिर भी आरसीईपी से विड्रॉ नहीं किया। तो इंडिया को ही क्या प्रॉब्लम है, कहने का मतलब यहाँ पर है कि प्रॉब्लम तो देखो चाइना से सबको है, बट इंडिया ने ही विड्रॉ क्यों किया, तो वो एक थोड़ा सा बिग क्वेश्चन बन के आता है। दूसरा, एक इमर्जिंग पावर के तौर पे अगर इंडिया को देखें तो न्यू दिल्ली को एक अच्छा सही मैसेज देना चाहिए, बजाय कि एक टैरिफ वॉल क्रिएट कर ले सभी सेक्टर्स में और केवल अलग से बैठ जाए, तो उसमें तो कोई मतलब वाली बात बनती नहीं है। तो एक इंसेंटिवाइज वे में इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आरसीईपी के टेंट में हमें जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज वॉर अगेंस्ट वायरस। ये आर्टिकल लिखा है राजीव दास गुप्ता ने। देखते हैं क्या लिखा है। देखो, हर्ड इम्यूनिटी जो है उसके बारे में लगातार बातचीत होती जा रही है कि किस तरीके से कोविड-19 के इस कॉम्प्लेक्स डिस्कोर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो ब्लड टेस्टिंग हुई है, सेरो सर्वेज हुए हैं, उनके रिजल्ट के बेसिस पे तो वो ये इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो वायरस है, जो कंटेंजियन है, ये अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्प्रेड हो गया है। और अर्बन में भी पर्टिकुलर बात की जाए तो स्लम पॉपुलेशन ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करती हुई दिखाई दे रही है, ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं। तो कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो कि एविडेंस बेस्ड अगर हम देखें कि भाई हर्ड इम्यूनिटी पे हम पहुँच पाए हैं या नहीं, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन अभी तक थोड़ा सा दूर है, आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सपर्ट्स को कहीं ना कहीं शॉक भी लगता रहता है कि जो रिसर्जेंस है अभी वायरस के केसेस का, दिल्ली वाला जो केस है जब वहाँ फिर से आ गए हैं, तो क्या यहाँ पर एक पॉलिसी गार्ड को डाउन करने की वजह से हुआ है? क्योंकि अब आप देख सकते हो कम्युनिटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हों या पॉलिसी मेकर्स हों, वो सब कहीं ना कहीं अब फ्री कर रहे हैं मूवमेंट को, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से हुआ है क्या ये सर्ज? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन के आता है। अब बात ये आती है हर्ड इम्यूनिटी की। देखो, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट अब तक बहुत अच्छे से पता पड़ गया होगा कि हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे जिनकी खुद की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो कोरोना इन्फेक्शन की वजह से उनको कुछ होता नहीं है और वो फिर कोरोना को अपनी बॉडी में ही रोक लेते हैं और दूसरों को भी इन्फेक्शन पहुंचाने से दूर हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो लोग वल्नरेबल हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा खैर छोटे बच्चों पे तो इतना असर नहीं है, ज़्यादा बूढ़े और जो ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटी से परेशान कोई भी पेशेंट हो, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो रही हो किसी के, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो उसको बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से देखें अगर हम पहले हमारे पूरे पारंपरिक ज्ञान के हिसाब से, तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पता पड़ा था कि एक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक एपिडेमिक का ख़त्म हो जाना, एक महामारी का ख़त्म हो जाना बिना कोई मेडिकल इंटरवेंशन के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप देखते हो कि जब डिप्थीरिया का जो केस आना शुरू हुआ था, ठीक है, लगभग 1 सेंचुरी पहले, तो उसमें उस डिप्थीरिया का जो केसेस थे ना, आउटब्रेक था, वो फिर बाद में अपने आप ही रुका था, तब जाकर के ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखें जो रिसर्चर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर पॉलिसी कम्युनिटी हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आज के टाइम पे अगर देखे जाएं इस कोविड-19 की वजह से या फिर इस तरीके के जो भी आउटब्रेक हुए हैं प्रीवियसली उनके,
तो वहाँ पर कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं दे पाए हैं कि क्या रेपरकशन होते हैं या फिर क्या इम्प्लीकेशंस हैं जिनके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो गई। बट एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेट किया हुआ है कि एक आदमी के अगर इन्फेक्शन होता है तो एवरेज वो एक से कम लोगों को इन्फेक्ट करे। ठीक है, मतलब जिन लोगों के इन्फेक्शन हो गया है वो लोग अपने आसपास में जितने भी लोगों से वो कांटेक्ट करते हैं, तो एवरेज निकाला जाए पूरे एक कम्युनिटी में, तो वो एक आदमी एक से भी कम को इन्फेक्ट करे, तब जाके कंसिडर किया जाता है कि हाँ जी हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो व्हेन वन इन्फेक्टेड पर्सन इन अ पॉपुलेशन लीड्स टू लेस देन वन सेकेंडरी केस, मतलब खुद से आप अगर फॉर एग्जांपल मैं इन्फेक्टेड हूं तो मेरे पास में अगर कोई है दूसरा, तो उसका अगर देखा जाए ओवरऑल तो मैं एक से भी कम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर हर्ड इम्यूनिटी आप कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो। दैट मीन्स कि इन्फेक्शन जो है वो आपका एक से भी कम चला जाएगा, इस चीज को फिर बोला जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो गई। और जबकि आपने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, ना कोई वैक्सीन ली है ना कोई मेडिकेशन ली है। ठीक है, मतलब खुद की बॉडी से इम्यूनिटी का डेवलप होना। इसी तरीके से अब अगर हम हर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल देखें तो मार्च अप्रैल में जब फेज चल रहे थे पेंडेमिक के फ्रांस में, तो उस टाइम ये एस्टिमेट लिया गया था कि SARS-CoV-2 जो है इसका हर्ड इम्यूनिटी का एक्सपेक्टेशन ये था फ्रांस में कि 67% पॉपुलेशन जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर ले नेचुरली इन्फेक्शन के बेसिस पे। तो इस हिसाब से अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए ना, तो इंटरनेशनली ग्लोबल पॉपुलेशन में लगभग 5 बिलियन लोग जो हैं वो ससेप्टेबल हैं, उनके आप देख सकते हो कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो टोटल पॉपुलेशन का हमें 10 से 15% टोटल पॉपुलेशन थ्रू आउट वर्ल्ड, ठीक है, अभी टोटल पॉपुलेशन लगभग देखोगे वर्ल्ड की तो 8 से 9 बिलियन के लगभग है, फिर भी आप देखोगे तो उसमें से 10 से 15% लोग तो कम से कम इम्यूनिटी डेवलप करें करंट लेवल पे, तब जाकर के हर्ड इम्यूनिटी को हम मान सकते हैं कि हाँ जी हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो गई। ये फ्रांस के डेटा के बेसिस पे आइडिया लगाया गया है, तो वो चीज़ जो है तब मिलेगी। इसके अलावा रिसेंट डिबेट्स जो हैं, जैसे एक तो ये कि ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन, जिसमें कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने मिलकर के एक सेकेंड ये कहा कि फोकस्ड प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम नेगेटिव डैमेजिंग को अवॉइड कर सके, जैसे चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिनके री इन्फेक्शन हो रहा है ना कोविड-19 का, उन लोगों के मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक न्यूज़ आई थी पिछले दिनों में, तो पॉलिसी को इस तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन्स इम्पोज किए गए थे ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन के बेसिस पे। तो इस ग्रुप ने एक कंपनसेट अप्रोच अपनाई थी, जिसमें आप देखोगे बैलेंस करने की बात की गई थी कि एक तरफ रिस्क है तो दूसरी तरफ हर्ड इम्यूनिटी तक हम रीच कर जाएं। कहने का मतलब कि रिस्क को कम करने के लिए आप लॉकडाउन लगाओ, लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करो, रेगुलेट करो, और दूसरी तरफ तब तक इन चीज़ों को अप्लाई करते रहो जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव ना हो जाए। इससे क्या होगा, फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर फिजिकल या मेंटल जो लॉसेज हैं वो हम मिनिमल लेके आ जाएंगे। रही सही में जो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, बहुत ही कम है, जो हाई रिस्किंग सेक्टर है, मैंने बताया अभी हाई रिस्किंग जो लोग हैं, बूढ़े लोग हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए, कैंसरस जो पेशेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये आइडिया दिया गया था ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन के बेसिस पे। WHO डायरेक्टर जो हैं उन्होंने 12 अक्टूबर को अपनी प्रेस ब्रीफिंग के टाइम पे ये कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये तब अचीव हो सकती है जब वैक्सीन आ जाए। तो बात ये है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी हमने क्या देखा है कि नेचुरल इन्फेक्शन होता है, उससे फिर आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, उसके बाद में फिर आप जो वल्नरेबल सेक्शन उसको प्रोटेक्ट कर लेते हो। बट यहाँ पर WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने क्या बोला कि हर्ड इम्यूनिटी लोगों के अंदर तब आएगी जब वैक्सीन उनके अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ना कि एक्सपोज होते हैं वो पब्लिकली उनकी बेसिस पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका जो व्यू है दैट इज साइंटिफिकली और एथिकली प्रॉब्लमेटिक आ जाता है, क्योंकि इससे अपने आप में एक और क्वेश्चन उठ जाता है। एक
और सेगमेंट आता है दैट इज जॉन स्नो मेमोरेंडम। ये नाम आप एक बार ज़रूर लिख लेना कि जैसे ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, जॉन स्नो मेमोरेंडम ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्योंकि आजकल यूपीएससी इस तरीके के 3-4 नाम एक साथ दे देती है, फिर ऑप्शन में पूछती है कि भाई किससे रिलेटेड थे, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे। ये आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। थोड़े से हल्के से अलग हैं पर पूछने के स्कोप बनते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी नहीं शायद आपके किसी और भी एग्जाम में। तो देख सकते हो कि उन्होंने जो जॉन स्नो मेमोरेंडम है, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि लॉकडाउन से ना वो नेसेसरी तो हैं बट वो डिसरप्टिव भी हैं, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आया। कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखें तो कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस लॉकडाउन के इफ़ेक्ट की वजह से। चाहे आप देखो कि लोगों के बीच में एक वाइड स्प्रेड डीमोरलाइजेशन देखा गया है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने का पर्पज़ क्या था कि बीमारी ज़्यादा फैले नहीं, बट आज देखो बीमारी अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, अरे यार ये बीमारी कंट्रोल तो होगी नहीं, और दूसरा घर पे बैठे बैठे भी क्यों परेशान हो। आपको अगर ध्यान हो तो मार्च अप्रैल मई टाइम पे यूएसए में, ब्राज़ील में लोग रोडों पे आ गए थे, बोले कि हम भूखे मर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दो या फिर हमें फ्री करो, ठीक है, क्या या तो हमें मार दो या फिर हमें फ्री छोड़ो। तो उस चीज़ को आप देखोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट देखा जा रहा है। और इंडिया जैसी इकोनॉमीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है, रिसेशन जैसे। अभी आपने प्रीवियस क्वार्टर का डेटा देखा, 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी, तो उससे देखो। दूसरा आप अपने नियर बाई देखो, जॉब लॉसेस कितने ज़्यादा हो गए। जब पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ था उसके पहले ही 45% तक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही थी इंडिया में। तो आप देख सकते हो कितना नहीं, पिछले 45 सालों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 45% नहीं सॉरी, पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही थी इंडिया में। तो वो तो और ज़्यादा ग्रेव हो गई, ठीक है। अब आप देखोगे कि हर्ड इम्यूनिटी अप्रोच के बेसिस पे देखा जाए तो उधर वही बात है कि मॉर्बिडिटी को कंट्रोल करने का तरीका, जो वल्नरेबल या जो सिग्निफिकेंट रिस्क वाले जो लोग हैं उनको बचाए जाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है। बट डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग बिल्कुल राइट विंग हैं, राइट विंग के जो लोग हैं, इन्होंने अभी तक अपना जो कैंपेन था उसमें भी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि आप खुद जानते हो कि वहाँ पर तो अपने हिसाब से सब फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है। अब बात करते हैं कि चाहे साइंटिफिक बात करें चाहे मॉरल जजमेंट्स की, दोनों की तरफ से बात करें, तो ये अपने आप में इस पर्टिकुलर इशू पे आकर रेलेवेंट हो ही जाते हैं, ठीक है। कि अगर आप मॉरली एक कहते हैं ना विजडम वाले हो तो क्या करोगे, जल्दी से बाहर नहीं निकलोगे तो कम से कम मास्क लगा के निकलोगे, वो चीज़ें फॉलो करोगे। और साइंटिफिकली देखा जाए तो हमें पता है कि किस तरीके से ये प्रोटेक्शन का एक वेपन है, जो भी सैनिटाइजिंग करना, हाथों को बार बार धोना, वो सारी चीज़ें। तो आप देखोगे बैरिंगटन डिक्लेरेशन और दूसरी तरफ हम देखें एक एथिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक पैराडॉक्स निकल के आता है, ठीक है। और वो पैराडॉक्स इस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में अगर हम लेकर के आए तो उसमें आप देखोगे जो एल्डरली पीपल हैं उनको प्रोटेक्शन बहुत कम प्रोवाइड की जा रही है। मतलब साइंटिफिकली मॉरली आपने जाना, फिर उसके बावजूद बैरिंगटन डिक्लेरेशन के बेसिस पे क्या किया गया, लॉकडाउन अप्लाई कर दिए, सारे कर दिए, बट एल्डरली जो लोग हैं वो अभी भी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है अगर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को हम देखें, चाहे कितनी ही कोशिश कर ली गई हो, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो उनको ट्रीटमेंट भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, उनको सब्सटेंशियल रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके अलावा उनको सर्वाइव लंबे टाइम तक करवाना अपने आप में बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। अब आप देखते हो कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो भी चलती हैं, पेंशन स्कीम्स जो चलती हैं, उसमें अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब कुछ प्रोपोनेंट्स हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं, लोगों से अर्ज करते हैं कि भाई आप अपनी कम्युनिटेरियन जो अपना खुद का एक कहते हैं ना आपकी ड्यूटी है कम्युनिटी के टुवर्ड्स, आप उसको फॉलो करो। अब कम्युनिटेरियनिज्म की बात आ जाती है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। राइटर यहाँ पर कम्युनिटेरियनिज्म जो है उसको समझाने के लिए एक बड़ी क्लियर सी डेफिनेशन देते हैं, आपके भी काम आएगी ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसमें कोर जो है दैट इज़ ह्यूमन आइडेंटिटी। आप इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं सबज्यूम कर देते हो सोशल इशू पे आकर के। कहने का मतलब
कम्युनिटेरियनिज्म का कोर है कि ह्यूमन आइडेंटिटीज़ को शेप कर दिया जाता है सोशल रिलेशंस के बेसिस पे, कि आप किसी के बेटे हो या फिर आप यूथ हो या एजड हो या फिर मैच्योर हो, उस तरीके से आपको कोई ना कोई एक आइडेंटिटी दूसरी मिल जाती है, डिफरेंट काइंड, मतलब एक अलग तरीके की आपको आइडेंटिटी मिल जाती है सोशल रिलेशंस को देखते हुए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जिससे आप बिलोंग करते हो, और उससे आपकी मोरल और पॉलिटिकल जजमेंट्स पे उसका असर आता है, और आप पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बन जाता है कि कैसे भी करके कम्युनिटी में मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो, जिससे कि ईजीली लाइफ को आप नरिश कर सको, खुद की को और कम्युनिटी में और रहने वाले लोगों को, और उनको सपोर्ट कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है कम्युनिटेरियनिज्म। इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो हम कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस और यहाँ पर कम्युनिटेरियनिज्म का पूरा सेगमेंट है, उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं, सरमाइज कर सकते हैं कि जब इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को हम देखें तो हमारा दिमाग कहाँ लग गया कि फर्स्ट डू नो हार्म, मतलब खुद तो चलो ठीक है, आप अच्छा तो करते हो या नहीं करते, बट एटलीस्ट किसी का बुरा तो मत करो। तो अगर इस पूरे सेगमेंट को, ऊपर वाले को हम देखें और रियलिटी को अगर देखें, तो देखोगे कि वहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं करंट क्राइसिस में अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इश्यूज़ को। कहने का मतलब ये कि इसको ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिसी लेंस के थ्रू तो देखा जा रहा है, बजाय कि मेडिकल और क्लिनिकल लेंसेज की, कि भाई कोविड-19 है, बाहर जाओगे बीमार हो जाओगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी बहुत सारी, या फिर आपको वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। उन चीज़ों को अवॉइड करके क्या देखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन या फिर पॉलिसी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या बनाई है, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। तो कहने का मतलब जो एक कम्युनिटेरियन सेगमेंट जिसके बारे में हमने अच्छे से अभी जाना, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग अपनी एक जो डेडिकेशन है उसको प्रॉपरली नहीं दिखा रहे हैं, और देखा क्या जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिसी लेंसेज के बेसिस पे। इंडिया की अगर करंट अप्रोच हम देखें जो कंटिन्यू है, कि एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, ये सोच के कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए तो हम जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करके बचा सकते हैं। लॉकडाउन्स के बारे में हमने बहुत देखा, और लगातार लोकली भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लॉकडाउन्स बहुत सारे लगते रहते हैं। तो नॉर्मलसी फिर भी आप देख सकते हो अब धीरे धीरे आने लग गई है, और इमरजेंसी इंटरवेंशन जो सेंटर ने अभी किया है, अभी लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से दिल्ली में पूरा केस हुआ है कि 6th वेव ऑफ केसेस की फिर से आई है, तो दिल्ली में यहाँ पर आईसीयूज़ की कमी पड़ गई, तो एयरलिफ्ट करना पड़ा, जो आर्मी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे उनको, पैरामेडिकल स्टाफ था उनको, तब जा कर के इन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके फिर काम किया गया है। कहने का मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास में ये कमी थी, जो मैंने एक आर्टिकल बताया ना केस स्टडी वाला, उसमें यही चीज़ बताई हुई है कि किस तरीके से वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन किया है। जापान, वियतनाम, इन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस सिचुएशन को कंट्रोल किया है। इसे आप देख सकते हो प्रैग्मेटिकली, आप देख सकते हो, या फिर रिगरस पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को उन्होंने काम में लिया। अडेप्टिव मॉडल बोला जाता है उनको, क्योंकि आपने क्या किया, हेल्थ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस में सब्सटेंशियल चेंजेस कर दिए। पेंडेमिक से रिलेवेंट आपने कुछ फिक्स हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर दिए, और रिस्पॉन्स भी बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पे दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा ग्रेव नहीं हो पाई। कोविड-19 सिचुएशन को अगर हम देखें तो देखो अपने आप में हमें यहाँ पर साइंस को भी साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, और साथ में जो जजमेंट लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रूडेंट होने चाहिए, सोच समझ के लिए हुए होने चाहिए, जिससे क्या है साइंटिफिक क्वालिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके, और लिमिटेशंस को एप्लीकेबल लगातार बनाया जा सके, और कंपीटिंग इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखा जाए। वही बात, बाहर तभी निकलो जब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, और निकलो भी तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ में, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और निकल दिए, ठीक है, उससे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बात वही आ जाती है कि मेडिकल साइंटिस्ट हो या फिर पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स हो, वो लगातार इस चीज़ पे काम करते भी जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ को अवॉइड किया जा सके। तो एक पॉलिटिशियन है रुडोल्फ वर्खाउ, तो उन्होंने कहा द प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मस्ट फाइंड द मीन्स फॉर देयर एक्चुअल
सोल्यूशन जो वाकई में इस रियलिटी को जानते हैं, प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला इन्होंने, ठीक है, उनको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस पूरी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पाकिस्तान बाइडन होप्स। सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अभी हैं यूएसए के, जो बाइडन, उन्होंने वो चार्ज लेंगे अमेरिका का जनवरी 20 में, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि जो इनके बायलैटरल रिलेशंस थे, किसके, यूएसए और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर के पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट में जाता रहा है और यूएसए का इंटरवेंशन लगातार करता रहा है। तो इससे क्या है, आप देख सकते हो इंडिया के खिलाफ यूएसए बहुत बार जा चुका है। ये शुरुआत होती है 1980s में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के दिमाग में कि किसी भी तरीके से कि इंडिया के खिलाफ अमेरिका को लाया जाए फिर से, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद में कश्मीर इशू पर भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कड़े वर्ड्स, मतलब एकदम कहते हैं ना टफ वर्ड्स का सामना नहीं करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को यूएसए से। दूसरी तरफ आप देखोगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बावजूद इतनी परेशानियां नहीं देखनी पड़ी। इवन आप देखोगे कि जब एयर स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि अभिनंदन जो थे, मतलब जो फाइटर जेट उड़ा रहे थे, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान की लैंड में कैप्चर कर लिए गए थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, बट उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो कहने का मतलब इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो चुके हैं और पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप बहुत डिटेरियोरेट हो गए हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेट हैं, और डेमोक्रेट्स ने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्रिटिकल वर्ड्स बोले भी थे इंडिया के अगेंस्ट में, जब लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो अल्टर कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो उस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक आशा है कि जो बाइडन जो है वो उनका फेवर कर सकते हैं। और ये सारा जो इशू है ये कहीं ना कहीं किससे रेलेवेंट है, जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान के पास में और कोई बात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की कश्मीर स्ट्रेटजी को हम देखें तो पिछले 3 दशकों से लगातार करता चला जा रहा है। इसमें कश्मीर में वायलेंस को बढ़ाना, मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन करना एलओसी पे, और सीज़ फायर का भी लेटेस्ट एग्जांपल आपको पता है ही। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है कि जो बाइडन का अटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन किया है। तो आप देख सकते हो वाशिंगटन से ये एक अपील होती है पाकिस्तान की तरफ से कि कहीं पर भी आप इस कश्मीर इशू को हाईलाइट करते रहो, और ये शुरुआत 1980s में हो गई थी, ठीक है। और अमेरिका ने भी भाई मौका नहीं छोड़ा था उस टाइम पे। तो शुरुआती आप बात करोगे 1980s 1990s में, जब तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हुए थे 2000s में आके, तब तक आप देखोगे कि बहुत ही सही तरीके से अमेरिका ने इंटरवेंशन करने की कोशिश हर बार की थी। बट आप देखोगे पिछले कुछ सालों में, या पिछले कुछ सालों की बात करें पर्टिकुलरली टाइम की, तो जब से हमारे अभी जो एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, तो उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि बोले कि हम ना तो न्यूक्लियर फैक्टर से डरते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्या कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। आप उनकी स्टेटमेंट देखा करो पॉलिटिशियंस की, कि न्यूक्लियर फैक्टर का हमेशा से हवाला देते रहते थे, तो मना कर दिया, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दिया है करंट गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से जो थ्रेट है ना, उसको कहीं ना कहीं अब इंडिया ने अपने आप के हिसाब से टैकल कर लिया। और इसी वजह से आप देख सकते हो कि ना तो एक्सटर्नल इंटरवेंशन चाहता है, ना न्यूक्लियर का टेंशन है। तो ये अपने आप में एक एडवांटेज की तरह उभर के आया है इंडिया के लिए, खुद के लिए। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, पाकिस्तान के फॉर्मर स्पीकर हैं, ठीक है, उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा कि किस तरीके से अभिनंदन वर्धमान को इंडिया को सौंपना पड़ा था, पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर बन गया था उस टाइम पे, फरवरी 2019 में ये इवेंट आपको याद होगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर होता है कि पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं वो यूएसए में बहुत कम हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो अभी भी वाशिंगटन के साथ में क्या इशू हो सकता है क्या नहीं, इसमें आप देख सकते हो कि पाकिस्तान फिर से अपनी कोशिशें बनाया जा रहा है। दूसरा, हम देखें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो आज इंडिया $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की लगभग 10 गुना है।
और दूसरी तरफ यूएस इंडिया पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्रीज होती चली जा रही है। ग्लोबल सिनेरियो में आप ये देखोगे तो दोनों कंट्रीज़ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्वेड हो या फिर 4 इम्पोर्टेंट जो मिलिट्री या फिर अपन सर्विलांस के जो डिफेंस सर्विलांस के जो एग्रीमेंट्स हैं जो आपने देखा होंगे, कोमकासा, बेका, ठीक है, लेमोआ, ये एग्रीमेंट साइन हो गए इंडिया और यूएसए के बीच में। तो उधर देखोगे तो पाकिस्तान की एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे इंडिया के अगेंस्ट में डिक्लाइन करती चली जा रही है। पहले एक टाइम था जब पाकिस्तान जो कुछ भी कहता था तो उस टाइम पे यूएसए जल्दी से कूद के आ जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास में कोई लेवरेज नहीं है। वहाँ पर आप देखोगे कश्मीर की स्ट्रेटजी पे जब बात हुई थी तो जब भी कोई इशू आता है तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल एशिया की बात करो, चाहे गल्फ कंट्रीज़ की बात करो, तो स्ट्रेटेजिकली या सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करो, पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे न्यूक्लियर वेपन भी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है, और आप देख सकते हो कि जियोपॉलिटिक्स को रीजनली बहुत अच्छे से शेप करने में कैपेबल है पाकिस्तान अभी भी। दूसरा, काबुल में गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। और इसके अलावा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में भी आप देख सकते हो थ्रू आउट वर्ल्ड आज इस्लामिज्म के करता धरता बनने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा। ऐसे ही 2 और हैं, एक तो मलेशियन लीडर हैं और एक हो गए रेसिप तैयब अर्दोआन, टर्की के प्रेसिडेंट। तो ये सब मिलकर के अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का रोल कम नहीं है, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म को लेकर के देखो या फिर इंस्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी तो बहुत दूर है बट इंस्टेबिलिटी लाना भी अपने हाथ में रखता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से बाइडन क्या किस तरीके से अपना प्ले करेंगे वो देखने वाली बात है। देखो यूएस और पाकिस्तान रिलेशंस के हिसाब से देखें तो जो बाइडन के रिलेशन अच्छे रहे हैं, और पाकिस्तान ने मतलब इनको जब बराक ओबामा के टाइम पे ये अच्छी पोस्ट पे थे, उस टाइम पे ये चेयरमैन थे सेनेट में फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, तो इनको हिलाल ए पाकिस्तान नाम से एक अवार्ड दिया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो बाइडन को दिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पर आप देखोगे किस तरीके से रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ में अच्छे थे। अच्छा, इसमें दूसरी वजह क्या थी कि अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं ओबामा भी तो निकलना ही चाह रहे थे ना, अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को निकालना चाह रहे थे। तो उस केस में क्या है, फिर पाकिस्तान का रोल अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो यूएसए के रिलेशन अब इंडिया के साथ जितने अच्छे ना उतने पाकिस्तान के साथ अच्छे भी नहीं है, ओके। दूसरी तरफ आप देखो कि डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के हिसाब से देखो, हर तरीके से इमरान खान बहुत बार कोशिश भी कर चुके हैं कि वॉशिंगटन की जब भी विजिट हो तो वहाँ पर पब्लिक मोबिलाइजेशन किया जाए और इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट ली जाए। बट वही बात है, ट्रंप ने पाकिस्तान को एंटरटेन केवल एक ही बात के लिए किया है। उसकी वजह क्या थी कि तालिबान को कैसे भी करके और पीस एग्रीमेंट में लाया जाए और सेटलमेंट करे और अपने पूरी जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ कर सके। बट वही बात है कि अभी तालिबान के साथ में कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, इस वजह से पाकिस्तान की डिपेंडेंस और कम होती चली जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान का जो रोल है वो कब बढ़ता है यूएसए की खुद की ग्लोबल स्ट्रेटेजी में 9/11 अटैक के बाद में, क्योंकि फिर उसके बाद में टारगेट क्या था कि कैसे भी करके अफगानिस्तान की जो लैंड है वहाँ से टेररिज्म को ख़त्म करना है और कम से कम ये इंश्योर करना कि अफगानिस्तान की लैंड जो है वो अमेरिकन इश्यूज़ या अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट में यूज़ ना हो। बट आप देखोगे जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट उस टाइम पे ट्रूप्स की संख्या थी 1,40,000 और अब अभी देखोगे तो लगभग 4500 सोल्जर्स ही बचे हुए हैं। तो इतना कोई अब रेलेवेंस बची नहीं है, ज़्यादा कोई डिपेंडेंस अब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की रह नहीं जाती। अब बात आ जाती है कश्मीर इशू पे, तो देखो हमेशा से अगर अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रेसिडेंट जब बिल क्लिंटन थे 1993 से 1997 के टाइम पे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में कोशिश की थी कश्मीर पे अपने पासे चलाने की। दूसरा, बराक ओबामा के ड्यूरेशन में 2009-2010 में केवल 1 साल का ये टेन्योर था जिसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश की थी इंटेंसिव, बट इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और डिप्लोमेसी जो थी उन्होंने वाशिंगटन के जो ये कश्मीर एक्टिविज्म था उसको नलीफाई कर दिया। कहने का मतलब कश्मीर इशू पे वाशिंगटन ने अगर प्रीवियसली कोशिशें भी की थी तो उनको नलीफाई करने में इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी, डिप्लोमेसी थी, वो बहुत सक्सेसफुल रही।
अब बात आ जाती है जो बाइडन की, तो देखो लगता नहीं है कि वो अभी इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। रीज़न बीइंग कि उनके खुद के लोकल बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो कोविड क्राइसिस, दूसरा रेशियल इनइक्वालिटीज़ को उनको टैकल करना पड़ेगा, तीसरी वहाँ पर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा, और क्लाइमेट चेंज पे फिर से अमेरिका पे एक लीडर के तौर पे निकल के आएगा, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके हिसाब से। तो पाकिस्तान भी है वो अब गिव अप नहीं करने वाला है, क्योंकि जैसे ही मतलब इलेक्ट प्रेसिडेंट जो बाइडन जीतते हैं तो उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो भी कहते हैं, बोला अफगानिस्तान में पीस के लिए आप देखोगे कि अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड होगा, और कॉन्ग्रेचुलेट किया बाइडन को। कहने का मतलब अफगानिस्तान के का हवाला देकर के पाकिस्तान अपनी तरफ से एक और पैतरा चलाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान को आप देखोगे पिछले कुछ महीनों में थोड़ा बहुत सफलता भी मिली है कि अमेरिका में कुछ ओपिनियन को उसने ग्रैब भी किया है। ठीक है कि इंडियन डेमोक्रेसी की जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ आई थी। बट आप देखोगे बाइडन के राइवल जो थे ना, बर्नी सैंडर्स, वो तो देखो बिल्कुल ओपनली थे कश्मीर इशू पे इनको लेकर के कि कैसे भी करके यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशंस हैं उनके बेसिस पे, यूएन के एफर्ट्स के बेसिस पे फाइनल होना चाहिए कश्मीर का पूरा मुद्दा। पर जो बाइडन इन चीज़ों से बहुत दूर है, इवन उन्होंने कैंपेन के टाइम पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा, समझ गए। इसी तरीके से देखोगे तो अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान देखो कोशिश तो लगातार करेगा, बट वही बात है कि यूएस एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि करंटली आप देख सकते हो चाइना का पाकिस्तान के साथ में एक अलग ही अलायंस चल रहा है, समझ गए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान चाइना के थ्रू अपनी बातें रखवाता है, ठीक है। दूसरी तरफ चाइना को अगर रोकना है तो फिर बाद में पाकिस्तान के फेवर में जाना अभी यूएसए के लिए पॉसिबल भी नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो यूएसए ने कोशिश की है कि कश्मीर इशू को बिहाइंड द डोर डिस्कस किया जाए। अब ओपन पब्लिक डिस्कशन नहीं करता है यूएसए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, आशा भी है थोड़ी बहुत, बट 100% सक्सेस मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।